उदयपुर इंडिया। अगला दिन। आज वैशाली को डिस्चार्ज मिल चुका था और धानी इस वक्त वैशाली के साथ ही थी। शिवम रिदम को लेकर के सिसोदिया पैलेस चला गया था। रिदम काफी ज्यादा थक चुकी थी कल और शिवम उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। रघुवंशी पैलेस के बाहर गाड़ी रुकी और धानी वैशाली के साथ गाड़ी से उतरी और वो उसे लेकर अंदर गई। अंदर जाते ही धानी की नजरें विक्रांत और अभिराज पर चली गई जो कि हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी अनामिका वहां पर आते हुए बोली, चाची फाइनली यू आर बैक, अब आप आए हो और वो भी ठीक होकर आए हो तो फिर एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है। तभी विक्रांत उसे देखकर बोला, कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है अनामिका, लापरवाही का नतीजा है कि ये अस्पताल पहुंच गई थी। ये सुनते अनामिका ने एक बार विक्रांत को देखा और फिर उसकी नजरें अभिराज की तरफ चली गई। अभिराज सोफे पर ऐसे बैठे हुए थे मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी धानी विक्रांत को देखकर बोली, पर दादा लापरवाही हो या कुछ भी हो मैटर तो ये करता है ना कि मॉम घर वापस आ गई है। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? तभी वैशाली धीरे से बोली, धानी बेटा परेशान नहीं होते, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है। धानी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी अभिराज तेज आवाज में बोले, धानी सिसोदिया तुम अपने घर वापस जा सकती हो। अपनी माँ के लिए तुम आई थी और तुम्हारा काम खत्म, अब यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनते ही धानी की नजरें एकदम से अभिराज की तरफ चली गई। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन अभिराज रघुवंशी के आगे वो कुछ बोल नहीं सकती थी। धानी धीरे से बोली, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। बोलते हुए उसने लाचारी से वैशाली की तरफ देखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर नहीं जाना तो फिर जाने की जरूरत क्या है माय सिस्टर। ये सुनते ही धानी और वैशाली ने मुड़कर मिरांश की तरफ देखा जो कि अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले रघुवंशी पैलेस के में डोर पर खड़ा था। मिरांश अंदर आते हुए बोला, आफ्टर ऑल तुम उनकी बेटी हो तो बेटी तो साथ रहेगी ना, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने रूम में जाकर के खुद को बंद कर ले या फिर फांसी लगा ले, काम खत्म हो जाएगा। धानी हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मिरांश दादू है वो। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, और तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि वो क्या बोल गए? बेटी होना तुम, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर पहली बार आए हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें डर किस लगता है। अभिराज रघुवंशी से भी कोई डर सकता है क्या? अनामिका ये सारा सीन देख रही थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर साहित्य को मैसेज कर दिया। उसे इस बात का आइडिया अब तक हो चुका था कि मिरांश और अभिराज के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी और उनके बीच कोई ना कोई लड़ाई यहाँ पर अब जरूर होगी और साहित्य वहाँ पर नहीं था जो ये चीज़ हैंडल कर सके। अभिराज एकदम से खड़े होकर बोले, मिरांश रघुवंशी अपनी औकात से आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मिरांश उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, माय गॉड दादा श्री, मैं तो डर गया, मैं इतना डर गया कि मेरी बोलती बंद नहीं हो रही। मैं इतना डर गया कि मैं कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूं तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। धरती से बोझ कम करने का काम आपका भी तो है। अभिराज गुस्से में चिल्ला कर बोले, बहुत हो गया, तुम धानी के सामने कुछ भी बोले जा रहे हो, मत भूलो कि। मिरांश बीच में बोला, आप मत भूलिए कि वो इसी घर की बेटी है। धानी सिसोदिया से पहले से इस धानी रघुवंशी कोई बाहर की आई हुई नहीं है जिसके सामने आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी लग रही है। और अगर प्यारी लग रही है तो मैं तो और उतारूंगा। मुझे वो चीज़ जीने में बहुत मजा आता है जो लोगों को प्यारी होती है, फिर चाहे इज्जत ही क्यों ना हो। मिरांश एक बार धानी को देखकर बोला, तुम चाची को लेकर जाओ, पता है ना वो अस्पताल से आई है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। धानी एक नज़र अभिराज को देखकर बोली, पर। मिरांश बीच में बोला, अगर तुमने पर वर्क का ड्रामा बंद नहीं किया तो मुझे तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, और अगर शिवम यहाँ पर आए यानी मेरे साले साहब आए तो फिर बात बिगड़ेगी, है ना? धानी ने एक गहरी सांस ली और फिर वो वैशाली को लेकर तुरंत वहां से चली गई। मिरांश अभिराज और विक्रांत को देखकर बोला, इवान नहीं है यहाँ पर और वो यहाँ पर तब तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। ये सुनते ही अभिराज हैरानी से मिरांश की तरफ देखने लगे, वही विक्रांत कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। मिरांश फिर से बोला, मेरे भाई की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और अब इस बीच कोई नहीं आएगी। किसी ने भी अगर उसे वापस लाने के बारे में सोचा तो गलत सोच रहे हैं। वो कहाँ पर है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तो फिर भूल जाए कि इस घर में इवान रघुवंशी नाम का भी कोई था। अभिराज कुछ पल रुक कर बोला, क्या बोला तुमने इवान को यहाँ से बाहर भेजा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इवान को यहाँ से बाहर भेजना? कि वो पागल बाहर गया है? मेरी इज्जत की बात है, तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बारे में कैसे सोच लिया? मिरांश रघुवंशी। मिरांश बेफिक्री भरे अंदाज में बोला, दिमाग से सोच लिया। ये सुनते ही अभिराज का गुस्सा उनके काबू से बाहर होता जा रहा था। इस वक्त उन्हें मिरांश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने नहीं पता था कि अगर मिरांश ने फिर से कुछ बोला तो वो क्या कर जाएंगे।
वही विक्रांत चुप था, वो बहुत चुप था क्योंकि कल रात को ही साहित्य से उसकी बात हुई थी और साहित्य ने उसे बता दिया था कि इवान को मिरांश ने कहीं भेजा है इलाज के लिए। अभिराज के बौखलाते हुए चेहरे को देखते हुए मिरांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। किसी को परेशान देखकर अगर सुकून मिलने की बात होती है तो मिरांश वही फूल कर रहा था। मिरांश कभी नहीं भूल सकता था कि आखिर उसके साथ बचपन में क्या क्या हुआ था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अभिराज रघुवंशी था। वो नहीं भूल सकता था कि रिदम के लंदन जाने से पहले यहाँ पर क्या हुआ था। वो कभी नहीं बोलने वाला था कि बचपन की एक गलती की वजह से वो रिदम की नज़रों में किस कदर गलत बना था, सबकी नज़रों में गलत बना था। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्यारे दादाश्री, बहुत गुस्सा आ रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है आपका। लेकिन क्या फ़ायदा, दिमाग गर्म होने का कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो कोई नुकसान है, दुनिया को नुकसान नहीं होगा, आपको पर्सनल तौर पर हो सकता है, राइट। अभिराज गुस्से में चिल्लाकर बोले, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर उन्होंने एकदम से मिरांश के ऊपर अपना हाथ उठा दिया। मिरांश ने अगले ही पल अभिराज का हाथ पकड़ लिया और इसी वक्त साहित्य वहां पर आया। वो ये सीन देखते एकदम से रुक गया और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मिरांश अभिराज की आंखों में देखते हुए बोला, डरता नहीं हूं मैं आपसे, ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा। मिरांश रघुवंशी, आप जैसे लोगों से अगर डर जाए तो कोई बात नहीं रह जाएगी और आपका हाथ उठाना मेरी आंखों में देखिए। ये सुनते ही अभिराज जी एकदम से मिरांश की आंखों में देखने लगे। मिरांश बेहद सर्द आवाज में बोला, इस हाथ उठाने की सजा देनी चाहूं तो पूरा रघुवंशी खानदान बर्बाद कर दूं मैं। बोलकर उसने झटके से अभिराज का हाथ छोड़ दिया। तभी साहित्य एकदम से होश में आकर बोला, मीर। ये सुनते ही मिरांश ने मुड़कर साहित्य की तरफ देखा। वो कुछ कहने को हुआ कि तभी साहित्य उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सी क्या कर रहे हो तुम? वो हमारे ग्रैंडफादर है। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारे ग्रैंडफादर होंगे बिग ब्रदर, ये मेरे कुछ नहीं है, ना कभी कुछ हो सकते हैं इसे, बट कोई सौतेला होता तो वो अच्छा होता, पर मैं बैड लक, सौतेला भी नहीं मिला। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, मीर लिसन, गुस्सा नहीं करते, पहले तुम शांत हो जाओ। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, किसने बोला मैं गुस्से में हूँ, रिलैक्स बिग ब्रदर। तुम्हारे सो कॉल्ड दादू में इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे गुस्सा दिला सके, वो तो बस मैं खेल रहा था और मुझे खेलने में मजा आया। साहित्य धीरे से बोला, तुम नहीं सुधरोगे। मिरांश मुस्कुराकर बोला, सुधारने के लिए तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो रघुवंशी खानदान के रूल्स तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, राइट दादाश्री। बोलते हुए मिरांश ने दादाश्री शब्द पर जोर दिया था। अभिराज बिना कुछ बोले चुपचाप मिरांश की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था पर जुबान शांत थी। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, ड्रामा बहुत हो चुका है, काम की बात पर आते हैं। काम की बात यह है कि इवान राजस्थान में नहीं है, मैंने उसे बाहर भेजा है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। उद्धरण चिन्ह। जो जरूरी है, बाकी किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब अगर मेरा भाई घर आएगा तो ठीक होकर आएगा और मुझे यहाँ पर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ, बाय। बोलकर उसने एक नज़र अभिराज को देखा और तुरंत बाहर चला गया। साहित्य अभिराज को देखकर बोला, दादू आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जानते ना कि वो कैसा है। और अभिराज धीरे से बोले, बदतमीज है वो और उसे तुमने सर पर चढ़ाया हुआ है। साहित्य। ये सुनते ही साहित्य बिल्कुल चुप हो गया। अभिराज उसे देखकर बोले, जैसे मानवी को मीनल ने सर पर चढ़ाया हुआ था वैसे तुमने मानवी के बेटे को सर पर चढ़ा रखा है। ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, काश उसे दिन मानवी के साथ ये भी मर चुका होता। मेरी गलती थी जो मैंने ये सोचा कि तुम्हें एक भाई मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस घर को एक और बारिश मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये लड़का किसी लायक नहीं रहा। बोलकर वो तुरंत वहां से चले गए। विक्रांत भी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अनामिका साहित्य के पास जाकर बोली, तुम ठीक हो? साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, आई डोंट नो। मैं इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि अनामिका एकदम से उसके गले लग गई। साहित्य ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दिया और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अक्सर यही होता था अभिराज और मिरांश के बीच में। साहित्य पिसता था, घर के बड़े हो, बेटे होने की कई जिम्मेदारियां अभिराज की उम्मीद है, उसके बाद मिरांश के ताने, सब कुछ वो खुद हैंडल करता था। अनामिका धीरे से बोली, बड़ा बेटा होना इज वेरी बैड ना। साहित्य हल्का सा हंसकर बोला, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है। आई एम नॉट परफेक्ट अनामिका। गलतियां मैं भी की और कुछ ऐसी गलतियां की है जो कभी सुधर भी नहीं सकती। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और वो कुछ सोचने लगा। अनामिका उससे अलग होकर बोली, पर इस फैमिली के लिए, स्पेशली मिस्टर अभिराज रघुवंशी के लिए तुम बहुत स्पेशल हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, एक तरीके से परफेक्ट हो। और रही बात मिरांश की तो। साहित्य बीच में बोला,
मैं उसका पंचिंग बैग हूँ। आई नो गलत वो भी नहीं है अनामिका, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, बट मिरांश गलत नहीं है, मेरा भाई सही है। अनामिका धीरे से बोली, तुम उसे सही बोलो और वो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, अनामिका मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम गलत हो, पर तुम मेरे भाई को जज कर रही हो। एक बच्चा जिसे जबरदस्ती एक मर्डर के इल्जाम में जुवेनाइल सेंटर भेजा गया, वो कहाँ से प्यार जताना सीख जाए और कहाँ से किसी पर विश्वास करे और कहाँ से किसी को अपना माने। साहित्य की बात सुन अनामिका हैरानी से उसे देखने लगी। वो कुछ पूछना चाहती थी कि तभी साहित्य उससे बोला, प्लीज कोई सवाल मत करना। अनामिका धीरे से बोली, नहीं करूंगी। बोलकर वो साहित्य का हाथ पकड़कर उसे सीधे बेडरूम में लेकर चली गई। सिसोदिया पैलेस, रात का वक्त। धानी अब तक वापस आ चुकी थी और आज शिवम खुद कुकिंग कर रहा था। शिवम किचन के फ्लैट के पास खड़ा था और वो खुद से ही बोला, कुकिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है। तभी धानी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तो दिल्ली किया करो ना, एक काम करो तुम ऑफिस छोड़कर कुकिंग पर लग जाओ, शिवम बहुत अच्छा होगा। शिवम आई रोल करते हुए बोला, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं यही करूंगा, बोरिंग हो जाता है। धानी मुस्कुराकर बोली, पागल कहीं के। तभी रिदम वहां पर आकर बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। शिवम उसे देखकर बोला, बिल्कुल मिलेगा, आज मैंने इतने दिनों बाद तुम्हारे लिए कुछ बनाया है तो मिलेगा। बोलकर शिवम ने धानी को इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रिदम जब से आई थी वो तब से ही बहुत शांति थी और शिवम ने उसे फोर्स नहीं किया था, बल्कि उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। खाने के बाद ही शिवम कुछ बोलने वाला था कि तभी रिदम खड़ी होकर बोली, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। बोलकर मैं तुरंत वहां पर चली गई। उसके जाते ही धानी और शिवम ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों ने सिर हिला दिया। वही रिदम जैसे बेडरूम में पहुंची वो खुद से बोली, व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद मी। मैं नाराज हूँ, उससे बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन उसे देखने का मन क्यों कर रहा है। और बोलते हुए उसकी नज़र एक तरफ गई और उसके मुंह से एकदम से चीख निकल गई। रिदम जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, सामने देखते ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि इस वक्त सोफे पर मिरांश आराम से बैठा हुआ एक मैगजीन देख रहा था। रिदम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मिरांश को देखकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही मिरांश की नज़रें खुद ब खुद रिदम के चेहरे की तरफ चली गईं, जिस पर हैरानी साफ झलक रही थी। वो कुछ पल रुककर बोला, अब मेरी वाइफ को मेरी याद नहीं आती है, लेकिन मुझे तो आती है। तो मुझे मेरी वाइफ के पास आना पड़ा, राइट प्रिंसेस। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, नहीं आती मुझे तुम्हारी याद, क्योंकि तुम याद करने लायक नहीं हो। सुन लिया तुमने। मिरांश धीरे से बोला, क्या बोल रही हो प्रिंसेस, अपने पति को कोई ऐसे बोलता है क्या। रिदम उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे जैसे काम है, तुम यही सुनना डिजर्व करते हो। मैं तुम्हें यही बोलूंगी, अगर तुम्हें पसंद आता है तो अच्छी बात, और अगर नहीं भी आता है तो इट्स योर प्रॉब्लम। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, मुझे बस इतना जानना है। ये सुनते ही मिरांश ने एक गहरी सांस ली और अगले पल खड़ा होकर बोला, प्रिंसेस ये मेरा घर है। मेरा घर है कहना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। मिरांश ने कुछ पल उसे देखा और अगले पल उसने रिदम का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। रिदम खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिरांश रघुवंशी छोड़ो मुझे। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी, और अगर भाई मेरे रूम तक आ गए तो फिर बहुत बड़ा ड्रामा होगा। तुम खुद देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। मिरांश उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, डू वॉट एवर यू वॉन्ट प्रिंसेस। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया हूँ, तो मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। रिदम कुछ बोल पाती कि तभी मिरांश ने उसे एकदम से घुमाया, जिस वजह से रिदम की पीठ उसके सीने से लग गई। मिरांश ने उसके मुंह को अपने हाथ से ढका और उसके कान में बोला, पर मुझे तुम्हारा चिल्लाना नहीं सुनना। ये सब सुनाना होता तो फिर बहुत सुन चुका हूँ मैं। अब अगर तुम बिल्कुल शांत नहीं हुई प्रिंसेस, तो तुम्हें शांत करने के लिए मुझे तुम्हें तुम्हारे ही बेड तक लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही रिदम की आंखें एकदम से फैल गईं और वो बिल्कुल शांत पड़ गई। मिरांश ने बिना कुछ बोले उसके मुंह पर से अपना हाथ उठाया और उसे अपनी तरफ घूम लिया। रिदम धीरे से बोली, चले जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। मिरांश बीच में बोला, वही तो नहीं कर सकता प्रिंसेस। तुम्हें सुबह से लेकर रात तक का वक्त दे दिया ना, इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं दे सकता। मुझे रात को तुम्हारी जरूरत पड़ती है,
अपनी नींद पूरी करने के लिए मुझे तुम चाहिए। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, वॉट डू यू मीन? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब तक तुम्हें गले लगाकर तुम्हारी खुशबू को अपने अंदर नहीं ले लेता तब तक मैं सो नहीं सकता। प्रिंसेस, तुम सुकून हो मेरा, सब कुछ हो मेरा, और मुझे अपनी नींद पूरी करने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। बोलकर उसने रिदम को एकदम से बेड पर धक्का दिया। रिदम बिना कुछ बोले पीछे खिसकने लगी। उसकी इस हरकत पर मिरांश ने सिर हिला दिया और अगले पल वो खुद भी उसके पास आ गया। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, मुझे नहीं सोना है तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मिरांश अचानक वार्निंग भरे लहजे में बोला, संभाल कर अपने शब्दों का इस्तेमाल करो प्रिंसेस। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फ्लो में कुछ ऐसा बोल दो जिसके बाद तुम्हें हद से ज्यादा पछताना पड़े। बोलकर वो आराम से बेड पर लेट गया और सीलिंग की तरफ देखने लगा। रिदम अभी भी बेड पर बैठी उसे देख रही थी। वो फंस चुकी थी। दिल के अंदर प्यार था, लेकिन दिमाग के अंदर सिर्फ एक बात थी कि रिश्ते की नींव ही झूठ पर बनी थी। मिरांश ने उसे पाने के लिए वो एक हद पार कर दी थी जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो वो ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। मिरांश बिना उसकी तरफ देखे बोला, प्रिंसेस तुम मुझे जितना चाहो उतना देखो, लेकिन रात को नींद की जरूरत है और तुम्हें भी नींद की जरूरत है। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़कर उसे एकदम से खींचा। रिदम सीधे मिरांश के सीने पर जा लगी। उसने हिलने ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। रिदम की आंखों का एक कतरा आंसू उसकी शर्ट को भिगा गया। मिरांश धीरे से बोला, ये करने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस। मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तब मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई गिल्ट नहीं है। तुम अगर कोशिश करोगी इन सारी चीज़ों से मुझे गिल्टी फील हो, लेकिन नहीं होगा। मेरी नज़र में मैंने जो किया वो गलत नहीं है। रिदम धीरे से बोली, पर तुमने गलत किया है। तुमने बहुत गलत किया है। तुमने वो भी गलत किया, और उसके बाद तुमने अपनी जान को एक गेम बनाकर मुझसे कन्फेशन करवाया। वो भी गलत। सब कुछ तो गलत है। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे लिए गलत है प्रिंसेस, लेकिन मेरे लिए सही है। मुझे छीनने की आदत है, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं छीन लूंगा। मेरा नेचर है, मैं नहीं चेंज कर सकता। रिदम ने अपना सर उठाया और वो मिरांश की तरफ देखकर बोली, प्यार करते हो मुझे? ऐसा प्यार है तुम्हारा जो मुझे दर्द देते हो? मिरांश तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं कभी उन चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी कि तुमने क्या किया। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हो। आज मेरा दम घुट रहा है तुम्हारे साथ। ये सुनते ही मिरांश कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। उसकी पकड़ रिदम पर पूरी ढीली पड़ चुकी थी। रिदम उठकर बैठी और मिरांश को देखकर बोली, यस मिस्टर मिरांश रघुवंशी, आई एम फीलिंग सफोकेटेड विद यू। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया, लेकिन आज वो पीछे नहीं हटने वाली थी। मिरांश उठकर बैठा और बिना कुछ बोले, बिना किसी भाव के रिदम की तरफ देखने लगा। रिदम ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोली, प्यार हो गया मुझे तुमसे, ये सोचकर कि तुम वो नहीं हो जो दुनिया सोचती है, ये सोचकर कि शायद मेरा मीर अच्छा है, शायद मेरा मीर दिल से सच्चा है, पर तुमने तो अपने दिल को ही गलत बना दिया। मेरी नज़रों में अब कैसे विश्वास करूं तुम पर, जिसने मेरी इज्जत का तमाशा बनाने की कोशिश की। मिरांश धीरे से बोला, तमाशा? रिदम उसका कॉलर छोड़कर बोली, एग्जैक्टली तमाशा। एक सेलिब्रिटी रिपोर्टर जिसकी ड्रिंक तुमने स्पाइक की उसके साथ नाइट स्पेंड किया। अगर गलती से भी इसकी भनक किसी को लग जाती तो? मिरांश बीच में बोला, किसी को नहीं पता चला प्रिंसेस। वो सब कुछ फूल प्रूफ प्लान था, कहीं से भी लूप होल नहीं था जो कोई भी बीच में आ जाता। रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा तुम्हें लगता है? मिरांश एकदम से खड़ा होकर बोला, रियली प्रिंसेस, तुम उन चीज़ों को लेकर बैठने वाली हो जो चीज़ अब मैटर ही नहीं करती। ये चीज़ तो होनी थी ना, तुम्हारे और मेरे बीच फिजिकल इंटरेक्शन तो वैसे भी होना था। तुम कुछ नहीं भी करती तो भी होता। डेस्टिनी मेरे हाथ में थी। मैंने सारी चीज़ प्लांट की। मैंने किस्मत से तुम्हें छीना है। तुम साहित्य की हो जाती अगर मैं नहीं रुकता। जब करने वाला मैं हूँ तो मैं कुछ भी करूँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मिरांश की बात सुनते ही रिदम को बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। वो अभी भी उसके इमोशंस को इग्नोर कर रहा था या समझ नहीं रहा था, पता नहीं क्या, पर जो हो रहा था वो अच्छा नहीं था। रिदम खड़ी होकर चिल्लाकर बोली, रियली?
प्रॉब्लम की बात करते हो तुम? प्रॉब्लम तुम्हारे स्टेप्स है। तुम मुझसे आकर बोलते कि आई लव यू, तुम मुझे नहीं भी बोलते तो डायरेक्टली शादी तो तुम्हें मुझसे करनी थी। ये सारी चीज़ करनी थी। मैं शादी की हेरा फेरी पर नाराज़गी कभी नहीं दिखाने वाली। मिरांश, जब मुझे पता चला कि वो सब कुछ तुमने किया, दूल्हे बदलने वाले काम में तुम्हारा हाथ, मैंने एक शब्द नहीं बोला क्योंकि नहीं, मुझे प्रॉब्लम। मिरांश उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तो अब क्या प्रॉब्लम है प्रिंसेस? रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, साफ शब्दों में, इतना सुन लो मिरांश रघुवंशी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। मिरांश ने कुछ पल रिदम की आंखों में देखा और फिर उसे छोड़कर बोला, आई वॉन्ट टू स्लीप। मुझे नींद आ रही है। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और फिर खुद बेड पर लाकर उसने रिदम को अपने पास खींच लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रिदम को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे क्या हो गया। वो हैरानी से मिरांश की तरफ देख रही थी, जिसने उसे कसकर हक किया हुआ था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। रिदम धीरे से बोली, सीरियस बात चल रही थी, और तुम? मिरांश बीच में बोला, आई एम वेरी स्लीपी प्रिंसेस, और मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। मुझे परेशान करना बंद करो। बोलकर उसने रिदम की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। रिदम चुपचाप लेटी हुई, कंफ्यूजन से कभी सीलिंग की तरफ देखती तो कभी इधर उधर। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो गया। रिदम मन में बोली, इतने कंफ्यूजिंग हो तुम। खुद प्यार करती हूँ मैं तुमसे, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझ में नहीं आते। उलझे हुए हो। सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद करी और कुछ ही पल में उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह धूप की किरणों से रिदम की आंखें खुली। उसकी ब्राउन आंखें एकदम से मिरांश की नजरों से जा मिली, जो कि अभी भी उसके पास लेटा था और उसे देख रहा था। रिदम ने कुछ पल उसे देखा और नींद भरी आवाज में बोली, तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हें पता है भाभी मुझे सुबह सुबह उठने आती है, जो यहाँ से। मिरांश उसके गाल पर किस करके बोला, तुम्हारी सुबह सुबह वाली आवाज कितनी स्वीट होती है ना प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर रिदम ने कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल उसे धक्का देते हुए बोली, हटो। मिरांश बिना कुछ बोले रिदम से थोड़ा सा दूर हट गया। रिदम जैसे ही उठकर बैठी, तभी मिरांश उससे बोला, प्रिंसेस सुनो ना। रिदम ने बिना कुछ बोले मिरांश की तरफ देखा। तभी मिरांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आई लव यू। ये सुनते ही पता नहीं कैसे पर रिदम के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वो मन में बोली, कंट्रोल रिदम, जस्ट कंट्रोल। गलती की है, इसे माफी नहीं देनी है। तभी मिरांश उससे बोला, तुम रिप्लाई बैक दे सकती हो प्रिंसेस। मैं बुरा नहीं मानूंगा। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, कोई रिप्लाई नहीं है मेरे पास। बोलकर वो बेड से उठने लगी कि तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिदम ने इरिटेशन भरी नजरों से मिरांश को देखा। तभी मिरांश मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे गाल लाल हैं, धूप या ब्लश। ये सुनते ही रिदम ने एक बार अपने गाल को टच किया और फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मिरांश उसका हाथ छोड़ने के मूड में था ही नहीं। रिदम रोनी शक्ल बनाकर बोली, क्या प्रॉब्लम है? क्यों इरिटेट कर रहे हो तुम मुझे? मिरांश इस तरह मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मजा आ रहा है मुझे तुम्हें इरिटेट करते हुए। कल रात तुमने मेरी नींद खराब की थी प्रिंसेस, और अब तुम्हारा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। रिदम उसे घूरते हुए बोली, और तुमने जो मेरे सुबह शाम का सुकून खराब किया, उसका क्या? पहली बार प्यार किया और वो भी ऐसे इंसान से जिसे प्यार के नाम पर पता नहीं क्या हरकतें की हैं। मिरांश ने एकदम से रिदम को अपनी तरफ खींचा। रिदम ने अपना एक हाथ बेड पर रखा और उसने खुद को मिरांश के ऊपर गिरने से संभाल लिया। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने पहली बार प्यार किया है और आखिरी बार भी प्यार किया, वो भी ऐसे इंसान से जिसे प्यार के नाम पर हदें पार की हैं। बस वेरी सिंपल। बोलकर उसने रिदम का हाथ छोड़ दिया। रिदम ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रिदम जैसे ही नीचे गई, वो धानी से टकराते टकराते बच गई। धानी उसे देखकर बोली, ये ऐसे भागते हुए कहाँ जा रही हो, जैसे तुमने अपने बेडरूम में कुछ देख लिया। रिदम कुछ पल रुककर बोली, वो एक्चुअली भाभी छिपकली, आपको पता है ना कि मुझे कितना डर लगता है। धानी हैरानी से बोली, व्हाट? पर छिपकली तो तुम्हारे बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। रिदम अचानक से बोली, पर है भाभी, मुझे नहीं पता कहाँ से आया वो। छिपकली कम, छिपकला ज्यादा लग रहा है, बहुत बड़ा है। शिवम जो नीचे आ रहा था, उसने रिदम की बात सुन ली थी। धानी ने उसे आंखों से इशारा किया।
रिदम धीरे से बोली, ये आप किसे इशारा कर रहे हैं? बोलते हुए उसकी नज़र शिवम की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त उसके बेडरूम की तरफ जा रहा था। और ये देखते ही उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। रिदम कुछ बोलने वाली थी कि तभी शिवम चिल्ला कर बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही रिदम ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। अब कैसे संभालेगी रिदम ये सिचुएशन? जानने के लिए पढ़ते रहिए।